बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं अहम मुलाकात के हवाले से। लाहौर में शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर मेंगल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही और शदीद अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। दोनों कायदीन तहरीक अदम एतमाद की अवामी ख्वाहिश की तकमील से मुतालिक गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में लाहौर में शहबाज शरीफ और सरदार अख्तर मेंगल में मुलाकात हुई। इसी हवाले से बात करेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लाहौर जो है वो इन दिनों सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। एक तरफ इत्तेहादी जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं कि हुकूमत को जो है किस तरह बचाना है। हुकूमत जो है खुद जो है अपने इत्तेहादियों के पास जा रही है। साजिद सजरानी जो है उन्होंने अब से कुछ देर पहले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई से मुलाकात की और इत्तेहादियों को जो है उनके शिकवे और उनके गिले सुने। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अपोजिशन की राइशगाह के ऊपर जो है वो इस टाइम सरदार अख्तर मेंगल मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की दावत पर वो उनकी राइशगाह पर आए। शहबाज शरीफ की जानिब से उनके एजाज में जो है ज़राना दिया गया और उसके साथ साथ अब तक शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी के कायदीन से, मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से और उसके साथ साथ पीडीएम के कायदीन से जो उनकी मुलाकातें हुई, पीडीएम क्या करने जा रही है, पीडीएम आगे किस तरह से चलेगी और अब तक जो अपोजिशन ने डिसाइड किया है कि तरीके अदम इत्तेमाद लानी है, किस तरह लानी है, किस दिन लानी है और उसके लिए जो अपोजिशन है उसके पास नंबर गेम कितनी है, उस हवाले से जो है सरदार अख्तर मेंगल को ब्रीफिंग दी जा रही है और उनसे ताउन मांगा जा रहा है कि तरीके अदम इत्तेमाद की सूरत में वो भी जो है अपोजिशन का साथ दें। उसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर अमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। और सरदार अख्तर मेंगल जो कि बलोच रहनुमा भी हैं और ख़ुद भी उनके जो है मरकज़ में तकरीबन 4 से 5 जो है वो वोट हैं, उनसे ताउन मांगा जा रहा है और उनसे मुशावरत भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है फ़ोन आने और इशारे आने बंद हो गए। अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मौक़िफ़ कामयाब नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया और मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो कामयाब नज़र आ रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था, उनका ये बयानिया था कि सियासत सियासतदानों को करनी चाहिए और सियासत जो है वो सियासी जमातों को करनी चाहिए, कोई गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन आने का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है और अशारे आना जो है वो भी जो है वो नापैद हो चुके हैं। आज की सूरत हाल में अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद इस मुल्क के वज़ीर आज़म का फ़ैसला मियां नवाज शरीफ करेगा, पंजाब के वज़ीर आला का फ़ैसला मियां नवाज शरीफ करेगा। हर अदारे को आइन में जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत के एक और मंसूबे को कामयाब करार दे दिया गया है। हुकूमती इदारे DGM&E ने खादमे पंजाब उजाला प्रोग्राम को कामयाब करार दे दिया। साबिक दौरे हुकूमत में बिजली से महरूम स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू किया गया था और अब इस मंसूबे को कामयाब करार दे दिया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस सूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये साबिक दौरे हुकूमत में जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो 8 अरब रुपए की लागत का तखमीना जो है लगाया गया था। इस मनसूबे का मकसद सिर्फ ये था कि 20,000 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है वहाँ पर शमसी तवानाई जो है वो फराहम करने के बाद उनको बिजली दी जाएगी। अब इसमें 8 अरब रुपए की लागत से जो इब्तदाई तौर पर 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल जो है वो शमसी तवानाई पर मुंतकिल हो चुके हैं। तो इस पर पंजाब हुकूमत जो कि मौजूदा हुकूमत, उनकी तरफ से एक DGM&E को हुक्म दिया गया कि इस प्रोजेक्ट की फौरी तौर पर एवेल्युएशन की जाए और इस प्रोजेक्ट में चीज़ों की निशानदही की जाए कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं और करप्शन के हवाले से भी मामला जो है उठाए जाए। अब इस प्रोजेक्ट की जो DGM&E की तरफ से रिपोर्ट अवामी वज़ीर पंजाब को पेश की गई, उसमें बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करार दिया गया है। सक्सेसफुल इस तरह से कि इस प्रोजेक्ट ने मुकम्मल जो है बजट की यूटिलाइजेशन की, हर चीज़ जितने भी उनके SOPs उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर उन्होंने काम जो है वो मुकम्मल किए और इसमें एक 100 मार्क्स में से उन्होंने 74 मार्क्स जो है इस प्रोजेक्ट को दिए और SOPs के मुताबिक 70 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले प्रोजेक्ट को हमेशा सक्सेसफुल करार दिया जाता है, जो कि DGM&E की रिपोर्ट में कहा गया। और साथ उन्होंने कुछ खामियां भी बयान की कि अदारों की गफलत की वजह से इस प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस का ख्याल जो है वो नहीं रखा गया और इसी वजह से देखभाल ना होने की वजह से 600 से ज्यादा और अब इस मंसूबे को कामयाब करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, अली रामे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लाहौर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लाहौर में मुलाकात हुई है। अभी आपको लिए चलेंगे कि शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाल है माशी सूरत हाल, उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और सियासी हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमने आज चूँकि मुस्लिम लीग नून और BNP मैंगल PDM का हिस्सा हैं, इस हवाले से हमने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का असूली फ़ैसला PDM ने किया है, उसके बारे में भी जो हमारी जो होमवर्क है उसके बारे में हमने गुफ्तगू की है और इसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक और यकसुई है कि इंशाअल्लाह जब भी हमारी तैयारी मुकम्मल होगी, जब भी हम तैयार होंगे, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए इस हुकूमत बदतरीन हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए, जिन्होंने आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है और बेरोज़गारी ने हर जगह डेरे डाल रखे हैं और करप्शन की अब कोई इंतहा नहीं रही, तो उसके लिए बतौर मेंबर्स PDM के, PMLN, BNP, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर हम यकसू हैं। और आज बलूचिस्तान के जो सियासी और माशी हालात, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई और PMLN का, मियां नवाज शरीफ का, मेरा और हमारी पार्टी का ये मानना है बिल्कुल कि बलूचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, चूँकि वहाँ पर जो डिस्टेंस हैं वो बहुत लंबे हैं, अगला शहर कई सौ किलोमीटर के बाद आता है, आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है, तो छोटे सूबों का जो हक है पाकिस्तान के वफाक के ऊपर वो इंतहाई अहम है, उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा और उनके जो मसाइल को खलूस दिल के साथ हमें हल करना होगा। यही वो पाकिस्तान है जिसको हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं। अगर उसको हमने शर्मिंदा ताबीर करना है तो फिर छोटे सूबों का जो हक है, उनके हकूक़ जो हैं, उनकी हमें भरपूर पासदारी करनी होगी और बड़े भाई को यानी सूबा पंजाब को उसके लिए आगे बढ़कर उनको गले लगाना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सरदार साहब को दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने हमें मदऊ किया। ज़ाहिर PDM का हम हिस्सा हैं और न कि सिर्फ PDM का हिस्सा हैं बल्कि हाउस में भी मियां साहब हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं और जो भी फैसले आज दिन तक हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर या PDM के प्लेटफॉर्म पर, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो PDM का हिस्सा हैं उन्होंने इत्तेफाक राय पर उस पर अमल दरामद किया हुआ है। और आज जिस मौजू पर बहस हुई है या बातचीत हुई है वो ज़ाहिर ने आज के माहौल को देखते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, जिसके हवाले से पिछले दौर में भी 2-3 मीटिंगें हुई थी और उस पर इत्तेफाक राय भी तय किया गया था और अब इसको किस तरह आगे बढ़ाना है, ये तमाम उन पार्टियों की जो PDM का हिस्सा हैं उन्होंने अपना जब होमवर्क कंप्लीट कर लिया और किसी हद तक मैं समझूंगा कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो भी चुका है, तो फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जहाँ तक
بلوچستان کا تعلق ہے، میں نے آج بھی میاں صاحب کے سامنے وہ اپنا مدعا پیش کیا کہ بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے اور آج کے جو حالات ہیں بلوچستان میں، میرے خیال میں وہ ان ادوار کی زیادتیاں یا اس کو نظر انداز کی وجہ سے آج وہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں میں مایوسیاں اور نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک گھر میں بھی اگر زیادتیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی دوسرے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک گھر کو جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ ناانصافیاں پھر ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پھر جو ہیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں جو ہے پھر بغاوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں جو شورش جو چل رہی ہے وہ 70 سالہ 72 سالہ ان زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو مختلف ادوار میں ہوتی آئی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ بلوچستان اگلی جو جس کو میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ تبدیلی کے نام سے اب ہمیں چڑ آ گئی ہے، اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو یہ لفظ ہے، کیونکہ تبدیلی جو یہاں پہ آئی اور چینج کے نام پہ جو ٹرمپ جو چینج وہاں پہ لایا، اس سے صرف تباہی آئی ہے۔ تو میرے خیال میں چھٹکارا لفظ بہتر رہے گا۔ اگر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا گیا اور اگلی حکومت آئی تو اس میں بلوچستان کے ان ایشوز کو جو ہے سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلوچستان کا مسئلہ روز اول سے سیاسی تھا، اور اس کو جو ہے سیاسی لوگوں کے ذریعے سے حل کرنا مناسب ہوگا۔ نہ ہی بندوق سے یہ مسئلہ حل ہوگا، نہ ہی عسکری توپوں سے یہ حل ہوگا۔ جہاں پہ بھی اس طرح کے کنفلکٹ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے کنفلکٹ ہوئے ہیں، اور ان کا حل ٹیبل ٹاک اور سیاسی ماحول میں کیا گیا۔ آج بھی ہم اسی بات پر متفق ہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور بلوچستان میں اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ جو مسنگ پرسنس کا ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو ان عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر کوئی بے گناہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے یا بازیاب کیا جائے۔ بغیر اس کے میرے خیال میں ہم بلوچستان کے مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حل کریں گے، وہ حل نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی مسائل ہیں، وہ سیاسی طور پر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بار میں میاں صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور انشاءاللہ آپ لوگ جلد اچھی سے خوشخبری بھی سنیں گے۔ اچھا شہباز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بتایا کہ تیاری مکمل ہے، ووٹ آف نو تیاری ہو رہی ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے، تو سر اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینے؟ کیونکہ وہ تو حکومت تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اپوزیشن کی باتیں کر رہی ہے۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آج تاریخ بتا دوں، لیکن سب مل کے تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں، جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، مثال طور پیپلز پارٹی، سب اس میں شامل ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوگی آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اطلاع دی جائے گی۔ عمران خان گئے ہیں روس، تو وہاں جنگ لگ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی روس کا دورہ کیا، ان حالات میں جب یوکرین پر چڑھائی کر دی گئی ہے، امریکہ، یورپ پورا اور نیٹو وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، ایسے حالات میں بحثیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کرنا پاکستان کے سفارتی طور پہ حق میں ہے یا ہم کسی غلط بلاک؟ آپ نے کل میری پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہر ملک کو اور پاکستان کو اپنے قرب و جوار میں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، ایک برادر ملک ہے ہمارے، اور دوسرے جو ممالک ہیں نیبرہڈ میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا وہ ہمارے حق میں ہے۔ لیکن میں نے کل کہا تھا، وہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہر پریس ٹاک میں کہتے رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم گزارش یہ ہے کہ شاہد عباسی صاحب ہمارے محترم ساتھی ہیں اور بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے پارٹی میں، تو ان کو حق ہے اپنی بات کرنے کا پوری طرح۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف وہ دست بدعا ہیں کہ اے خدا کب اس
बदतरीन फासिस्ट करप्ट नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी और कब वो मौका आएगा कि दोबारा अद्वियात फ्री मुहैया होंगी, तालीम इलाज के लिए दोबारा वो हमें वसाइल मिलेंगे और रोज़गार उनका बहाल होगा, महंगाई से जान छूटेगी। महंगाई ने इस वक्त लोगों को ये क़यामत सुग़रा है बिल्कुल। तो इसलिए ये जो फ़ैसला जो है ये 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात के पेश नज़र है और जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम ने ये सिग्नल दे दिया है। मियां साहब ये बता दीजिएगा कि आप भी जैसे आपने जिक्र किया है महंगाई के हवाले से और जो हमारी माशी सूरत हाल है उस हवाले से आप ये समझते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए अगर आपकी तरीके में बात कामयाब होती है तो इस हवाले से क्या कहाँ पे कोई डेडलॉक वगैरह? यही डेडलॉक नहीं, देखें हम सियासतदान हैं, कोई रेजिमेंटेड पार्टी तो है नहीं कि हम डंडे से एक मुशावरत से मामले चलते हैं। गिव एंड टेक होता है, बैठ के बात होती है, कोई उनकी बात सुनी जाती है, कोई अपनी बात मनवाई जाती है। तो वो गिव एंड टेक ये सियासत का एक बहुत एक हसीन ये उसका हिस्सा है। तो उसके लिए हम डिस्कशन है और डिस्कशन हो रही है। किसका ख्याल है कि जी अगर वोट अपनों कामयाब होता है या अल्लाह को मालूम है इंशाअल्लाह, तो कितनी देर चलनी चाहिए, कितनी देर नहीं चलनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इसके ऊपर मुशावरत जारी है। आपने मुलाकात की थी परवेज इलाही साहब से, तो उसमें आप इत्तेहादियों से अदम एतमाद के हवाले से जो है उनको एतमाद में ले रहे हैं, वो आपसे प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तो हुकूमत के साथ वो बैठे हो कहते जो हुकूमत जाने नहीं देंगे हम। मुझे नहीं पता आपकी इशारा किस तरफ है, लेकिन हमारी जो है हम सियासतदान हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कल्चर भी है, हमारी तरबियत भी है और सियासत का हिस्सा भी। बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद का सूली फैसला किया है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, बढ़ते हैं और ये काफिला इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को 6 तारीख को कराची पहुंचेगा, इमरान का पैगाम लेकर पहुंचेगा। और फिर मैं इंशाअल्लाह इमरान खान को दावत दूंगा कि खान सिंध तैयार है, सिंधी तैयार है, सिंधी आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह मैं कमू शहीद पे आने वाले जितने हजरात हैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा मैसेज बड़ा वाज़ेह है।